हाँ चलिए। बड़े भाई साहब, मैं जिस जिस प्रश्न का जवाब जिनसे बोलूंगी वो जवाब देंगे। ठीक है। माइक ऑफ करो। जिन बच्चों का माइक ऑन है माइक ऑफ करो। जब बोलूंगी जवाब देने के लिए उस समय माइक ऑन करना और जवाब देना। चलिए, सबसे पहले रिया रानी आई है। 10J। रिया रानी। रिया रानी प्रेजेंट और नॉट? ट्विशा। ट्विशा। ट्विशा प्रेजेंट है? नो। यशस्विनी। यशस्विनी भी नहीं है। प्रगति। प्र, प्रगति आई है? नो। वंशिका। वंशिका नहीं है। अनुष्का। वंशिका आई हो? अच्छा चलो। हाँ चलो ठीक है। अब प्रश्न मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दोगी। बड़े भाई साहब पाठ का शॉर्ट क्वेश्चन ही मैं पूछ रही हूँ। कथानायक की रुचि किन किन कार्यों में थी? बताओ। कथानायक से यहाँ क्या तात्पर्य है? कथानायक कौन है इस पाठ में? बोलो। बड़ा भाई सब। छोटा भाई कथानायक है? हाँ। कथानायक यहाँ कौन है? प्रेमचंद। हाँ, कथानायक प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद इस पाठ में कथानायक के रूप में हैं। तो ये बताइए कि कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? इस पाठ के लेखक जो है वो प्रेमचंद है बेटा। कथानायक इसमें दो भाइयों की कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। तो इसमें एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है। तो यहाँ कथानायक प्रेमचंद न, बड़े भाई है या छोटे भाई, मैं ये पूछ रही हूँ। कथानायक कौन है? छोटे भाई। उन्हीं के बारे में यहाँ पर, हाँ, कथानायक जो है वो छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई जो हैं कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? किन किन कार्यों में उनकी रुचि थी? बताओ। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। माइक की आवाज़ तुम्हारी क्यों कट कट के आ रही है? माइक ठीक करो। कथानायक की रुचि, कथानायक की रुचि खेलने कूदने, उधम मचाने, घूमने फिरने, गप्पे मारने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाने तथा पतंगबाजी आदि में थी। एक साथ उसको लिखना है कि सबसे ज़्यादा उनकी रुचि थी खेलने कूदने में, उधम मचाने में, घूमने फिरने में, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने में, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाने तथा पतंगबाजी करने आदि में थी। आई बात समझ में? आंसर को थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बोलो और लिखो भी तुम लोग। जैसे तैसे बच्चों तुम लोग लिख दोगे और मार्क्स की उम्मीद करोगे कि मुझे पूरा 1 में 1 आ जाए, 2 में 2 आ जाए, तो ये संभव नहीं है। कम से कम तरीके से लिखो, किसी भी आंसर को तरीके से बोलो। ठीक है। नेक्स्ट अनुष्का। अनुष्का आई है? हाँ चलो, गुड। तुम बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन का कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते रहते थे? कहाँ गए? कहाँ थे? हमेशा एक ही सवाल पूछते थे। जब भी बड़े भाई छोटे भाई से मिलते तो पहला सवाल उनका सिर्फ यही होता, कहाँ थे? कहाँ थे में ही सारी बातें सिमट कर आ गई। यानी सुबह से बड़े भाई साहब पढ़ रहे हैं लगातार उठकर, अपना सारा ध्यान पढ़ाई में केंद्रित किए हुए हैं, लेकिन छोटे भाई उन्हें
दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो घर पे रहते ही नहीं थे। सवेरा होने के साथ साथ वो घर से बाहर खेलने कूदने मौज मस्ती के लिए निकल जाते थे। तो बड़े भाई साहब जब भी देखते थे, सुबह उठकर पढ़ते रहते थे स्वयं, और देखते थे कि कमरे में छोटा भाई नहीं है, तो सबसे पहला सवाल जब वो दिखाई पड़ते, यानी जब खेल कूद कर वो जब घर लौटते, तो बड़े भाई उनसे हमेशा एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? ठीक है, गुड। नेक्स्ट, अमन राज प्रेजेंट है? नहीं। विशाक्षी, विशाक्षी प्रेजेंट नहीं है। श्वेता मेघा, हाँ चलो श्वेता मेघा तुम बोलो। मैं सबके नाम के आगे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मार्क्स देना होगा, तो मार्क्स दूंगी, और जो लगातार अब्सेंट रहेंगे या कोई जवाब नहीं देंगे फिर उनको उसी अनुसार मार्क्स मिलेगा। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, गुड। यानी छोटे भाई, दूसरी बार जब छोटा भाई पास हो गया तो उसके मन में अहंकार, एक तरह से अहंकार की भावना पैदा हो गई, है ना? वो और ज्यादा मनमानी, स्वच्छंदता यानी स्वतंत्र हो गया, अपने आप को और स्वतंत्र मानने लगा। उसकी मनमानी और बढ़ गई, और उसने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था वो भी छोड़ छाड़ कर खूब मौज मस्ती तो करता ही था, और दुगुने उत्साह के साथ मटर गश्ती, खेलना कूदना, घूमना फिरना, पतंगबाजी करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके मन में ये अहंकार पैदा हो गया कि वो पढ़े या ना पढ़े, अच्छे नंबरों से वो पास हो ही जाएगा। यानी घमंड की भावना उसके मन में बहुत ज्यादा पैदा हो गई, और जो मौज मस्ती वो पहले करता था उससे ज्यादा मौज मस्ती वो दोबारा करने और ज्यादा करने लगा। गुड। नेक्स्ट, मोनिका इज प्रेजेंट? मोनिका नहीं। गरिमा नहीं। हर्षिता, जयशंकर, हर्षिता प्रेजेंट हो? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब, हाँ। हाँ, 5 वर्ष पढ़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, जयशंकर अब्सेंट है। चंदन आया है। अमृतराज, नो। मधुरम, हाँ चलो तुम जवाब दो। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? हाँ। 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 हाँ, ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्यों की रचना करते जिनका कोई अर्थ नहीं होता था। गुड। हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट। हाँ। आ क्या? हाँ। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, 1 नंबर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट, हर्ष कुमार, रोल नंबर 17। नहीं है। हर्ष 17 हो प्रेजेंट? अच्छा चलो बताओ। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? जब वो टाइम टेबल बना रहा था। हाँ, बोलो बोलो। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। गुड। यानी वो जब टाइम टेबल बनाया तो उसमें बहुत आदर्श टाइम टेबल बनाया, जिसको आइडियल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जिसको आदर्श टाइम टेबल कहते हैं। कि जब छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया तो सोचा
कि खूब जी लगाकर पढ़ाई करूंगा, बड़े भाई साहब को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, खेल से दूर रहूंगा, है ना। और लेकिन जैसे ही उसने टाइम टेबल बना लिया, एक भी दिन उसका पालन नहीं किया टाइम टेबल का, क्योंकि उसने अपने आप को देखा कि खेल कूद से मैदान की हरियाली, हवा के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, मोटर गाड़ियों गेट पर चढ़कर मोटर गाड़ी का आनंद लेना, इन सारी चीजों को वो अपने से दूर कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें उसे याद आने लगी और वह पुनः खेल के लिए भाग खड़ा होता था। और इस तरह से पहले ही दिन उसने अपने द्वारा बनाए हुए टाइम टेबल की अवहेलना शुरू कर दी। गुड आंसर। नेक्स्ट, हर्षराज, रोल नंबर 18। हर्षराज नहीं है। आदित्य राज नहीं है। तनिष्क, हाँ चलो, अब बताओ कि बड़ी कक्षा में होने के बाद भी लेखक क्या करता था। लेखक तो बड़ी कक्षा में थे ना, तो बड़ी कक्षा में हाँ होने के बाद भी लेखक क्या करता था। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। यानी बड़ी कक्षा में जाने के बाद भी पढ़ाई के प्रति जो संजीदगी होती है, यानी जो अवेयरनेस जिसको कहते हैं पढ़ाई के प्रति, उसकी लापरवाही की जो भावना थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई थी, है ना। मटर में लापरवाही में कोई कमी नहीं आई, हमेशा खेल कूद को ही उसने प्रधानता दी। हॉस्टल से बाहर निकलकर हमेशा घूमता फिरता रहता था। यानी बड़ी कक्षा में जाने के बाद भी उसमें पढ़ाई के प्रति चेतना जागृत नहीं हुई। गुड आंसर। नेक्स्ट, आयुष अमन, रोल नंबर 21। 22 आयुष कुमार नहीं है। आकाश कुमार, आकाश आया है। चलिए, अब आप बताइए, छोटे भाई के चुप हो जाने पर बड़े भाई साहब उसका स्वागत। अच्छा ये बताइए, इस पाठ में बड़ा भाई प्रेमचंद है या छोटा भाई प्रेमचंद है? कौन है प्रेमचंद? हाँ, क्योंकि इस पाठ को लिखने वाला कौन है? प्रेमचंद। और यहाँ पाठ यानी प्रेमचंद अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने जो बड़े भाई के साथ किस तरह का उनका व्यवहार रहा, रवैया रहा, उसको उन्होंने इस पाठ के माध्यम से लिखा है। तो यहाँ पर छोटे भाई के चुप हो जाने पर बड़े भाई साहब उसका स्वागत किस तरह के शब्दों में करते थे? छोटे भाई के चुप हो जाने पर बड़े भाई साहब उसका स्वागत, चलो बताओ। हम्म हम्म हाँ, हम्म यानी जब बड़े भाई साहब छोटे भाई के चुप होने पर क्या अर्थ लगाते थे कि उसे अपना अपराध स्वीकार है। जब छोटा भाई कुछ बोलता ही नहीं था, बड़े भाई उसको डांटते फटकारते रहते थे, बावजूद उसके भी छोटा भाई कुछ नहीं बोलता था, तो बड़े भाई को क्या लगता था कि इसे अपना अपराध स्वीकार है। और इस पर बड़े भाई साहब क्या करते, स्नेह और रोष से मिले जुले शब्दों में उसका स्वागत करते थे। स्नेह और रोष यानी गुस्सा और प्रेम भी करते थे, क्योंकि छोटा भाई था, लेकिन गुस्से में वो बताते रहते थे अपने विषयों के बारे में, अपनी कक्षा के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, कि वे दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी एक ही कक्षा में पढ़े हुए हैं, और तुम तो दिन रात खेल कूद में रहते हो, और तुम पास हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मेहनत से और बुद्धि से पास हुए हो, बल्कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम पास होते जाते हो। तो इस तरह से उनका स्वागत रोष और स्नेह से मिले जुले शब्दों में करते थे। नेक्स्ट है कि लेखक को मौन देखकर बड़े भाई का व्यवहार कैसा हो जाता था। लेखक को देखकर, मौन देखकर बड़े भाई का व्यवहार कैसा हो जाता था? नेक्स्ट कौन है? आकाश के बाद मनीष आया है? नहीं आया है। अभिषेक आया है?
अभिषेक तिवारी, नो। साक्षी, हाँ चलो साक्षी बताओ। लेखक, हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। खुशी आई है। खुशी, नो। वैभव राज, ये भी नहीं है। आयुष कुमार, 29 रोल नंबर। उत्कर्ष, रंजन, ईशा कुमारी, अवनीश कुमार, भव्या सिन्हा, अभिनव, आलोक राज, सूरज राज, अक्षिता, पुष्कर। यानी आज 10 जे में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बच्चे अब प्रेजेंट हैं। मधुरम, अब तो मैंने अटेंडेंस भी एक तरह से हो गया, ये पूछना भी हो गया, मेरा अटेंडेंस भी हो गया। 10 जे में टोटल 2 2 4 2 6 2 8 9 स्टूडेंट ही प्रेजेंट हैं। और ये रिपोर्ट मैं तुम्हारे क्लास टीचर को भेज दूंगी, मुकेश सर को, कि ये इतना कम क्लास में बच्चे आ रहे हैं। हाँ वो मैं देख रही हूँ अब से। अभी मैंने रिकॉर्ड किया था जिस समय तुम लोग आए थे, 33 स्टूडेंट। हाँ तो ये रिवीजन, ये मैं उसके बाद अभी तो इसका क्या हश्र होगा, तो बीइंग अ क्लास टीचर तो मैं तो 10 आई में जो सजा देना होगा, जो करना हो तो मैं करूंगी ही। लेकिन 10 जे में भी क्लास टीचर को कम से कम खबर कर दूंगी कि ये स्थिति हो गई है। और उनको ही नहीं, प्रिंसिपल सर को भी, कि सर रिवीजन के दौरान इस तरह से बच्चे, और मैं ग्रुप में भी डाल दे रही हूँ लिखकर, कि पेरेंट्स देख लें इस चीज़ को। अभी रिवीजन ही कैसे चलेगा, अभी तो बहुत चीज़ बाकी भी है। और अब क्यों, अभी तो लेखन कार्य में अभी तुम लोग का ये भी बाकी है, 5 नंबर का जो अभी तो प्रोजेक्ट हो रहा है, 5 नंबर का भी तुम लोग का वाचन बाकी है। वाचन के लिए भी मैं तुम लोग को टॉपिक दूंगी, अनुच्छेद से लेखन से संबंधित, संवाद लेखन से संबंधित। अभी वो सब तो बाकी ही है, अभी जो आया है सीबीएसई की ओर से, वो सभी तो कराना है। अभी कैसे, कौन बोल दिया, क्या तुम क्लास छोड़ने वाले हो क्या? अगर ये इच्छा है तो बता दो। पूरा पोर्शन का ही मैं एक एक चैप्टर दूंगी, और एक चैप्टर 2 दिन 3 दिन या 2 दिन चलेगा, या ये तो मैं समय बताएगा। आज जैसे कर रही हूँ, कल भी रिवीजन ही चलेगा, क्योंकि हाँ फरवरी से पहले तो ये सब कराना होगा ना, रिवीजन। तो अभी सब तो रिवीजन का पोर्शन चल रहा है। फिर मैं ग्रुप पे भी डाल दे रही हूँ ये मेरा, कि इस तरह से बच्चे, और पेरेंट्स को भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अब हर महीने पीटी मीट होगी, पेरेंट्स को भी बता दिया जाएगा। आज के डेट में मैं रिवीजन का दिखा दे रही हूँ कि रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन में ये स्थिति है बच्चों की। चलिए 10 जे के तो बच्चे का हो गया, अब 10 आई का। हाँ, हर्ष राज प्रेजेंट है। रोल नंबर 1 हर्ष राज, 10 आई। कौसर, हाँ चलो, गुड। ये बताओ, हम्म, लेखक निराश क्यों हो जाया करता था? हाँ। 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 वेरी गुड। लेखक के, इस सब मैं 1 नंबर में सब पूछ रही हूँ, ये 1 नंबर के प्रश्न में सब लिखना है आप लोगों को। चलिए ठीक है, गुड आंसर। नेक्स्ट, हर्षिता राज प्रेजेंट हो? हाँ। चलो तुम बताओ कि निराशा के बादल फट जाने पर लेखक फिर क्या किया करता था? हम्म। हम्म।
हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। चलिए नेक्स्ट, आस्था आर्य आई है। आस्था आर्य नहीं। प्रथम, प्रथम है, प्रथम इज प्रेजेंट, नो। यशराज, हाँ चलो यशराज अब तुम बताओ, मैदान का आकर्षण छोटे भाई को कहाँ ले जाता था और क्या क्या करवाता था? बड़े भाई साहब के आधार पर बताओ। हाँ, गांव घाट। हम्म, उसके, हाँ हाँ, यानी जितनी खेल कूद की चीजें थी, यानी मैदान का आकर्षण, दोस्तों के साथ उछल कूद, फुटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती, वो सब चीजें जो है यानी मौज मस्ती की जितने चीजें थी वो छोटे भाई को पढ़ाई से दूर खींच ले जाती, और जाकर वो सब काम करता, यानी खेलने की जितने काम थे वो सारे काम को वो मैदान में जाकर करता, और वहां जाकर वो सिर्फ और सिर्फ खेलकूद की बातों को ही याद रखता था, पढ़ाई की बात वो बिल्कुल भूल जाता। गुड आंसर। नेक्स्ट दिव्य शंकर आया है। शालिनी सिंह, कुमारी स्नेह, शालिनी आई हो? चलो, जब लेखक खेल कर वापस लौटता था तो बड़े भाई को कमरे में पाने पर उसका कैसे अनुभव होता था? जब वो कमरे में आता, वापस लौटता और देखता कि बड़े भाई कमरे में हैं, तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता था? बताओ, जो भी समझ में आ रहा है बताओ। जब वो वापस लौट कर आता खेल कर और बड़े भाई को कमरे में देखता तो उसे कैसा अनुभव होता था? हम्म, हाँ, हम्म, हाँ हाँ, उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही है, क्योंकि भाई साहब का क्रोधपूर्ण चेहरा देखकर वो भयभीत हो जाता था। जिस भाई साहब के साये से भी वो भागता था, और वो भाई साहब को कमरे में मौजूद देखकर उसे बहुत डर लगता था, ऐसा मानो लगता था कि उसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट स्नेहा आई है, कुमारी स्नेहा। हाँ चलो, स्नेह, हाँ, अब बताओ कि बड़े भाई साहब ने लेखक को पूरी उम्र एक ही कक्षा में पढ़े रहने का भय क्यों दिखाया? क्यों भय दिखाते थे कि एक ही कक्षा में पढ़े रहोगे पूरी उम्र? हम्म, हम्म, वेरी गुड। पढ़ता, हाँ, ध्यान देता था, हाँ, वेरी गुड। हाँ, हम्म, वेरी गुड आंसर। हाँ, इसीलिए वो पढ़ाई का, बड़े भाई साहब ने लेखक को पूरी उम्र एक ही कक्षा में पढ़े, क्योंकि उन्हें अनुभव था इस बात का, क्योंकि बेचारे स्वयं तो एक ही कक्षा में लगातार फेल हो रहे थे, तो उनको लगता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ, और ये मेरा छोटा भाई दिन रात खाली खेल कूद में ही रहता है, मेरे बार बार चेतावनी देने पर, मना करने पर, डराने धमकाने पर भी ये पढ़ाई के प्रति कभी गंभीर नहीं होता है, इसीलिए उसको भय दिखाते थे कि तुम पूरे उम्र एक ही कक्षा में पढ़े रहोगे। गुड आंसर। नेक्स्ट, आयुष वर्धन आया है। आयुष वर्धन नहीं। दीपिका, नो। रिया कुमारी, नो। अनु, खुशी, अनु आई हो? चलो, हाँ, अब बताओ तुम कि लेखक ने घर वापस जाने की बात क्यों सोची? ये किसकी आवाज आ रही है? माइक ऑफ करो तुम लोग। किसकी आवाज आ रही है? माइक ऑफ करो। लेखक ने घर वापस जाने की बात क्यों सोची? लेखक ने घर वापस जाने की बात क्यों सोची?
हम्म। 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 वेरी गुड। हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ। 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 तो तो फिर लेखक को क्या लगा कि लेखक ने तो फिर घर वापस जाने की बात क्यों सोची? तो फिर उसको लगा ना कि बड़े भाई साहब की तरह मेहनत करना तो मुझसे होगा नहीं, और इस तरह से वो बड़े भाई हमेशा मुझे डांटते फटकारते रहते हैं, तो अच्छा है कि मैं वापस घर चला जाऊं। क्योंकि निराशा के बादल उसके मन में निराशा की भावना पहले भर गई जब बड़े भाई साहब ने उसको डांटा फटकारा हमेशा। तो फिर उसके मन में ये बात पैदा हो गई कि बड़े भाई साहब इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी वो पास नहीं होते हैं, तो और मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि जब उनकी कक्षा में मैं जाऊंगा तो मुझे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तो मुझसे तो इतनी मेहनत होगी नहीं, तो इससे बढ़िया है कि मैं वापस घर चला जाऊं। ठीक है। नेक्स्ट। खुशी आई है। सुरभि। हाँ। हाँ बोलो। हाँ। हाँ, वो मेहनत करते थे। वो मेहनत करते थे लेकिन दिमाग के वो कुशाग्र नहीं थे। उनकी बुद्धि जो है वो तीव्र नहीं थी। वो सिर्फ रटंत विद्या पर ध्यान देते थे, सिर्फ रटते थे। और इसी रटंत विद्या को इस पाठ में बताया गया है कि रटंत विद्या के बदौलत किसी भी परीक्षा को पास करना नामुमकिन है। आप पढ़ाई कीजिए लेकिन सोच समझ कर पढ़िए। यहाँ पर पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं है बल्कि समझ समझ कर पढ़ना। तो हाँ, वो दिमाग को थक जाते थे तो आराम करने के लिए उनका मानना था कि खेल कूद करके वो समय की बर्बादी है। उनका भी पढ़ते पढ़ते मन जो है थक जाता था। दिमाग जो है वो एकदम कभी कभी सुस्त हो जाता था, काम पढ़ते पढ़ते दिमाग भी थक जाता था, शरीर भी थक जाता था। तो दिमाग को थोड़ा सा वो आराम देने के लिए, अपने मस्तिष्क को आराम देने के लिए, अपनी थकान को दूर करने के लिए वो चिड़ियों की, बिल्लियों की, कुत्तों की चित्र बनाया करते थे, या कोई कोई शब्द और वाक्य लिखते थे। उनका मानना था कि इससे भी दिमाग को आराम मिल सकता है। और मेहनत तो वो करते थे लेकिन रटंत विद्या को प्रधानता देते थे, और जो भी वो पढ़ते थे वो समझ कर नहीं पढ़ते थे, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो कक्षा में कभी भी पास नहीं हो पाए। वो मेहनत करते थे सारे सुख की तिलांजलि देकर, खेल कूद की, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद को भी प्रधानता देते हैं उस उम्र में उन्होंने खेल कूद को तिलांजलि दे दिया। और इसीलिए वो छोटे भाई पर नाराज भी रहते थे, लेकिन छोटा भाई ठीक उनके विपरीत स्वभाव का था। वो खेल कूद तो ज्यादा करता था, वो प्राथमिकता खेल कूद को पहले देता था और पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता नहीं देता था। और इसीलिए और कुशाग्र बुद्धि का था। उसे जितना ही पढ़ता था, जितनी देर ही वो पढ़ता था, वो मन से पढ़ता था, सोच समझ कर पढ़ता था, और परिणाम यह होता था कि वो कम मेहनत करके भी अच्छे नंबरों से अव्वल हो जाता था। बात आई समझ में? ये आप अपने आस पास भी देख सकते हो कहीं कि कोई कुछ कुछ बच्चे 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब को सिर्फ देखते रहते हैं, वो पढ़ते भी हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ना, मेहनत करना अलग बात हुई, लेकिन सोच कर पढ़ना, समझ कर पढ़ना और सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना, कि जो चीज़ हमको डाउट है उसको क्लियर कर लेना। और जब आपके पास क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, अब जैसे इस पाठ को ही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि पाठ को कम से कम 2-3 बार पढ़ो, तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लिखने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्य बात इस पाठ में जो सारांश है उस सारांश को अपने दिमाग में बैठा कर रखो, और इसी पाठ को नहीं, हर पाठ के सारांश जो है वो मैक्सिमम बहुत से ज़्यादा तो 8-10 पंक्तियों का सारांश है। और वो 10 पंक्ति यदि आपको याद रहती है तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा घुमा फिरा कर, चाहे 1 नंबर के लिए आए चाहे 5 नंबर के लिए आए, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अभी जो भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ घूम फिर कर जवाब आप लोग का वही आ रहा है ना? हाँ।
हाँ, तो ये सारांश पर ही निर्भर करता है हर पार्ट। लिटरेचर यही तो है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन, अब वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर 1 नंबर के लिए आ रहा है तो आप 2-3 पंक्ति लिख लें, 3.5 पंक्ति लिख लें, 4 पंक्ति लिख लें, ठीक है। 2 नंबर के लिए आपको लगता है कि हम 5-6 पंक्ति में मेरा आंसर जो है क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर के लिए लगता है कि 10 से 12 पंक्ति में हम अपना आंसर क्लियर करेंगे। बात वही है, घुमा फिरा कर उसको थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको थोड़ा आगे की घटनाओं का वर्णन, थोड़ा जो चल रही है उसका वर्णन, फिर जो अंत में सारांश जो होता है वो, तो इस तरह से करके हम आंसर को बनाते हैं। तो ये इसके लिए सारांश पाठ का जानना और बीच बीच में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कालक्रम में होना। कालक्रम यानी सीक्वेंस, समझ रहे हो? कालक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। अब ये नहीं कि छोटा भाई जो है वो सीधे कक्षा में अव्वल आ गया और बड़े भाई जो है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाया जा रहा, बस सीधे दिखा रहा है कि बड़े भाई जो हैं वो डांट रहे हैं, डपट रहे हैं और छोटा भाई जो तो ये मतलब कालक्रम यानी सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले 2 भाई आ रहे हैं, किस तरह से छोटा भाई खेलकूद में व्यस्त रहता है, बड़ा भाई उसका चित्रण कर रहा है अपनी पढ़ाई का, क्योंकि वो दिन रात पढ़ रहा है, और छोटा भाई छोटी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास कर रहा है, तो उसका कहना है बड़े भाई का, तो तुम अपनी किस्मत से पास कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं करते हो। तो इस तरह से ये बात विवाद, झगड़ा आपस में दोनों भाइयों की जो खींचातानी, बड़ा भाई अपना बड़प्पन दिखा रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है एक बड़े भाई की, क्योंकि वो समझता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे रहते हुए मेरा छोटा भाई कुराह न चले, मैं इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा ये भी मेहनत करे। लेकिन उसे यह नहीं पता कि छोटा भाई कुशाग्र बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, तीक्ष्ण बुद्धि का है, कि कम पढ़कर भी वो अच्छे नंबरों से पास होता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग ज्ञान बुद्धि जो होती है, ज्ञान जो होता है वो अलग अलग उसकी सीमाएं होती हैं। बड़ा भाई मेहनत कर रहा है लेकिन उस आधार पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, छोटा भाई कम मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। तो ये हर विद्यार्थी की अपनी अपनी सोच होती है, प्रतिभा होती है, अलग अलग उसका दायरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ही बात को हम घुमा फिरा कर कह रहे हैं, लेकिन सारांश वही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर को आप लोग बहुत ही माइन्यूटली ध्यान से कम 2 और 3 टाइम्स तो पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि हर घटनाक्रम आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी, कौन घटना कैसे शुरू हुई, और घटनाक्रम के साथ साथ सभी पात्रों का कथन को भी दिमाग में रखते चले कि किस घटनाक्रम में इस पात्र ने इस कथन को कहा। क्योंकि कभी कभी कथन को उठाकर भी यदि प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आप उस घटना को लिख सकें कि हाँ ये घटना घटित हुई थी, तो ये जवाब उस पात्र ने कहा था, या इस कथन को उस पात्र ने कहा था। बात आ रही समझ में? तो इसलिए पाठ को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, बिना पाठ पढ़े कोई नहीं कर सकता है प्रश्न, ठीक है। और लिटरेचर तो मैं बार बार बोलती हूँ कि याद करने की चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसमें से अभी मेरा पूछना जारी रहेगा कल भी, कुछ इसमें से प्रश्न मैं भीतर से भी पूछूंगी, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो पुनः इस पाठ को आप लोग आज पढ़ेंगे, ये नहीं कि हाँ पाठ के पीछे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है बस उसी को रट लिए, कर्तव्य की तीसरी हो गई, नहीं, मैं कहीं से भी प्रश्न बीच से भी पूछ सकती हूँ,